नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 18 नवंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज डिटेल से 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से संबंधित बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस का स्वेज कैनल से संबंधित डिस्कस करेंगे। 155 साल पूरे हो गए स्वेज कैनल को बने। फिर ये डायबिटीज से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से संबंधित। ये जो एक्ट है यहाँ पे, ये जो आर्टिकल है यहाँ पे, ये यूएसए से संबंधित है क्योंकि देखो ट्रम्प सत्ता में आ गए हैं और ट्रम्प जो है वो क्लाइमेट चेंज को एक धोखा मानते हैं। वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो क्लीन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो फॉसिल फ्यूल्स को प्रमोट करते हैं। तो बाइडन के कार्यकाल में ना यूएस ने बहुत सारे वादे किए थे। उनका क्या होगा? डेवलप कंट्रीज़ क्या अब मदद करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ की? चलो यूरोप के हो सकता है करें ना करें। यूएस का तो ट्रम्प के कार्यकाल में बहुत कम चांस लगते हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करेंगे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। तो क्लाइमेट चेंज जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा होगा ट्रम्प की नीतियों की वजह से। बाकी देखो देखने वाली बात होगा जब वो सत्ता संभालेंगे, शपथ लेंगे, उसके बाद क्या नीतियाँ अपनाते हैं। तो ये कोई खास आर्टिकल नहीं है। कोट है आज का, साइंस इज वट यू नो, फिलोसफी इज वट यू डोंट नो। साइंस में क्या होता है? साइंस में देखो वो फैक्ट्स होते हैं जो प्रूव हो चुके हैं, जो एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हुए हैं, जो मेजरेबल हैं। लेकिन फिलोसफी में क्या आता है? फिलोसफी में आता है अनआंसर्ड क्वेश्चंस। लाइफ क्या है? हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? सही क्या है? गलत क्या है? लाइफ की डीप मिस्ट्रीज, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स, पर्सनल इंटरप्रिटेशंस, ये सब आती हैं चीजें फिलोसफी में। साइंस देखो सर्टेनिटी देती है, लेकिन फिलोसफी क्वेश्चंस रेज करती है। दोनों देखो, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। साइंस जहां टेक्नोलॉजी देती है, फिलोसफी चीजों को मीनिंग देती है। साइंस हाउ बताती है, फिलोसफी वाई बताती है, क्यों हमें ये करना चाहिए। साइंस सिर्फ इतना बताता है कि कैसे चीजें होती हैं। जिस साइंस ने बता दिया न्यूक्लियर बॉम्ब काम कैसे करता है, फिलोसफी बताएगी काम यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसीलिए कोट का मतलब है साइंस इज व्हाट यू नो, फिलोसफी इज व्हाट यू डोंट नो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो स्वेज कैनल से संबंधित है। स्वेज कैनल को बने देखो 155 साल पूरे हो गए हैं कल, यानी 17 नवंबर को। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। स्वेज क्राइसिस के ऊपर यूपीएससी 2014 में ना मेंस में क्वेश्चन पूछ चुकी है। काफी इंपॉर्टेंट है स्वेज कैनल और इससे संबंधित टॉपिक्स, तो डिस्कस करते हैं। देखो इतिहास में अगर कुछ ऐसे इवेंट्स को कंपाइल करें ना हम, जिन्होंने दुनिया में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला, तो स्वेज कैनल का बनना उनमें से एक था। पहले देखो जैसे भारत से सामान जाता था ना, भारत से या फिर चाइना से, ईस्ट से वेस्ट में सामान जाता या फिर आता था ना, तो फिर इस प्रकार से घूम के जाना पड़ता था, पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ता था और यह रूट ना बहुत ज्यादा लंबा था। लेकिन देखो जैसे ये स्वेज कैनल बनी ना, ये शॉर्टकट बना ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करने के लिए, तो ना सिर्फ देखो शिप्स का आना जाना बहुत ज्यादा आरामदायक हो गया, टाइम कम लगने लगा, कॉस्ट कम आने लगी। तो इसी वजह से बोला जाता है कि ये उन आइडियाज में शामिल है जिन्होंने देखो दुनिया को बदल के रख दिया। आज के समय में स्वेज कैनल वाला जो रूट है ना, वर्ल्ड के बिजिएस्ट रूट्स में से एक है। ग्लोबल कॉमर्स का 12% हैंडल किया जाता है स्वेज कैनल वाले रूट के द्वारा। और अब देखो इतिहास बताया जाता है आर्टिकल में इस कैनल का। 1870 बीसी के आसपास ना, उस समय एक रूलर थे फेरोआ सेनोसरेट। इन्होंने ना कोशिश की थी स्वेज कैनल बनवाने की। इजिप्ट में ये वो समय था जब पिरामिड वगैरह बन चुके थे, लेकिन देखो पॉसिबल नहीं हुआ। इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह आई नहीं थी कि स्वेज कैनल इस्टेब्लिश की जा सके। बाद में देखो नेपोलियन ने भी कोशिश की। 1799 में नेपोलियन ने भी कोशिश की स्वेज कैनल बनवाने की, लेकिन नेपोलियन के कार्यकाल में ना जो मेजरमेंट वगैरह ली गई ना, वो इनएक्यूरेट थी। इस वजह से नहीं बन पाई स्वेज कैनल। मतलब प्रयास किया गया लेकिन ढंग से डेटा वगैरह नहीं था और मेजरमेंट जो थी वो भी गलत ढंग से ले ली गई, इसलिए काम पूरा नहीं हो उसका। बाद में देखो एक फ्रेंच डिप्लोमेट और इंजीनियर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड डेलेप्सिस। इन्होंने कोशिश की। इन्होंने ना इजिप्ट में उस समय
वायसरॉय थे पाशा, इनको मनाया सुएज कैनल बनाने के लिए और इन्होंने 1858 में एक कंपनी बनाई, यूनिवर्सल सुएज शिप कैनल कंपनी। करार यह हुआ था कि 99 ईयर्स के लिए ये जो कंपनी है ना, ये सुएज कैनल संभालेगी और बाद में इसे इजिप्ट की जो सरकार है उसे सौंप दिया जाएगा। बाद में देखो इजिप्ट के एक लीडर हुए थे, बाद में आए थे, उस समय नहीं थे, नासिर। ये बोलते हैं 12 लाख वर्कर्स की जान गई थी, इजिप्ट के वर्कर्स की, इस कैनल को बनाने में। जान इसलिए गई थी क्योंकि वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखा गया था, एक्सट्रीम कंडीशंस में वर्कर्स ने काम किया, तो इतने सारे वर्कर्स की जान गई थी उस समय इस कैनल को बनाने में। हालांकि ये थोड़ा एग्जैजरेटेड है, लेकिन ये बात सच है। देखो, बहुत वर्कर्स की जान गई थी सुएज कैनल को बनाने में। और उस समय एक चीज आपको याद होगा, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने ना बहुत सारे देशों को अपनी कॉलोनी बना के रखा था अफ्रीका में और एशिया में। तो कैनल बनने के बाद में ना इनका काम ज्यादा आसान हो गया, लंदन से इंडिया में आना ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि इंडिया उस समय यूके की कॉलोनी था। उसी प्रकार से एशिया में और अफ्रीका में बहुत सारे देश फ्रांस और ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। तो इस कैनल के बनने के बाद ना उनका काम आसान हो गया, कॉलोनीज को मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। और इसके साथ ही इनके स्टेक्स भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि इनको फायदा ज्यादा हुआ, तो डेफिनेटली इनके स्टेक्स हाई थे कैनल को चलाने में, कैनल को प्रोटेक्ट करने में। और देखो, कैनल की जो कंपनी थी ना, सुएज कैनल वाली जो कंपनी थी, उसमें ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स का पैसा था ना, वो फ्रांस और ब्रिटेन के ही इन्वेस्टर थे। ब्रिटेन के लिए ये सुएज कैनल इतनी इंपॉर्टेंट थी कि 1936 की ट्रीटी के बाद इन्होंने ना अपनी बहुत सारी फोर्सेस को सुएज कैनल के आसपास डिप्लॉय करके रखा था, इस कैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए। इतनी ज्यादा जरूरी थी ब्रिटेन के लिए ये कैनल। बाद में देखो 1950s आते आते, इवन 1940s में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूरोपियन पावर्स बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। यूके वगैरह, फ्रांस, इनकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। फ्रांस को तो बुरी तरह से हराया था जर्मनी ने। हालांकि इन्होंने मिल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर जरूर जीत लिया था, लेकिन यूएसए पावरफुल होकर निकला, जबकि यूरोपियन पावर्स कमजोर होकर निकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो 1954 में ना, उस समय इजिप्ट में जो नेशनलिस्ट थे ना, उन्होंने ये मांग करनी स्टार्ट कर दी थी कि भाई ये कंपनी क्यों चला रही है सुएज कैनल, हमारे देश से होके गुजरती है तो हम चलाएंगे ना इसे। तो प्रेशर बढ़ने लगा, ब्रिटेन की फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड थी। सुएज कैनल वाली कंपनी में ब्रिटेन और फ्रांस के इन्वेस्टर्स के पैसे थे, लेकिन प्रेशर इनके ऊपर बढ़ने लगा सुएज कैनल को छोड़ के जाने के लिए। तो ब्रिटेन ने ना 1954 में एक ट्रीटी साइन कर ली इजिप्ट के साथ में कि ना अगले 7 सालों के अंदर हम सुएज कैनल को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं था। 2 साल बाद ही 1956 में इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे नासिर, इन्होंने सुएज कैनल को नेशनलाइज कर दिया। जैसे इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया था ना, सरकारी बना दिया था, तो उसी प्रकार से पहले एक कंपनी ऑपरेट कर रही थी, कंपनी चला रही थी, इन्वेस्टर्स के पैसे थे, लेकिन नासिर ने सुएज कैनल को नेशनलाइज कर दिया, सरकारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो देखो फ्रांस, यूके, इजराइल, तीनों देशों ने अपनी फोर्सेस भेज दी सुएज कैनल को बचाने के लिए, ताकि इजिप्ट उस पर कब्जा ना कर सके। नासिर सुएज कैनल को नेशनलाइज करके इसका पैसा आसवान डैम के लिए यूज करना चाहते थे, इजिप्ट के लोगों के इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करना चाहते थे, लेकिन यूके, फ्रांस ये सब चाहते थे कि ऐसा ही चलता रहे जैसा चलता आ रहा है। इसे ही देखो सुएज क्राइसिस बोला जाता है कि फ्रांस, यूके और इजराइल तीनों देश की मिलिट्री आ गई सुएज कैनल को बचाने के लिए, ताकि इजिप्ट की फोर्सेस उस पर कब्जा ना कर सके। अब आपको भी पता है, देखो मिलिट्री तो इन तीनों की ज्यादा स्ट्रांग है, यूके, फ्रांस, इजराइल। लेकिन हुआ क्या, उस समय ना मिलिट्री इन तीनों की स्ट्रांग थी और आसानी से ये इजिप्ट की फोर्सेस को हरा देते। लेकिन हुआ ये, उस समय इवन यूएसए, यूएसएसआर, बाकी यूएन बॉडीज, गरीब देश, डेवलपिंग कंट्रीज, सबकी राय ना इजिप्ट के पक्ष में ज्यादा थी, क्योंकि इजिप्ट से होकर ये नहर गुजर रही थी ना। और अभी अभी विभिन्न देश आजाद हुए थे, इवन इंडिया 1947 में इंडिया आजाद हुआ था। तो सबने बोला कि भाई तुम यहां पे इस नहर पे क्यों कब्जा करना चाहते हो? इजिप्ट की प्रॉपर्टी है ना, क्या आप दोबारा कॉलोनी बनाना चाहते हो?
तो ना वर्ल्ड की जो ओपिनियन थी ना वो इन 3 देशों के अगेंस्ट चली गई। तो मजबूरी में यूके, फ्रांस, इजराइल को सुएज कैनल को छोड़ के जाना पड़ा। ये वो समय था पहली बार यूएन की जो फोर्सेस थी ना वो वहां पे डिप्लॉय हुई। इजराइल और इजिप्ट के बीच में 1967 तक यूएन की फोर्सेस वहां पे रही, लेकिन 1967 में ना नासिर ने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को आदेश दिया कि आप सिनाई छोड़ के चले जाइए। सिनाई पेनिनसुला जो हम सुनते हैं ना, मैप में पढ़ते हैं, आप सिनाई छोड़ के चले जाइए, ये है सिनाई, ये छोड़ के चले जाइए, ये बोला इजिप्ट के राष्ट्रपति नासिर ने यूएन की फोर्सेस को, और वो चले गए। जैसे ही यूएन की फोर्सेस छोड़ के गई ना, इजराइल ने पूरे सिनाई पे कब्जा कर लिया। इस पूरे सिनाई पे इजराइल ने कब्जा कर लिया। इजराइल ने ना उस समय इजिप्ट के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की थी, मतलब उसको लगा था कि इजिप्ट हमारे ऊपर हमला करे उससे पहले हम ही हमला कर देते हैं। तो इजराइल ने सिनाई के ऊपर कब्जा कर लिया। बदले में इजिप्ट ने क्या किया? बदले में इजिप्ट ने सुएज कैनल को बंद कर दिया। 8 सालों तक सुएज कैनल बंद रही थी। आप सोच सकते हो, 8 सालों तक सुएज कैनल बंद रही थी उस समय 1967 के वार के बाद। बाद में देखो यूएसए, यूएसएसआर, ये सब देश इन्वॉल्व हुए, कोल्ड वार चल रहा था, तो जैसे तैसे करके 8 साल बाद फिर खुलवाई गई। लेकिन इससे वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ऑयल क्राइसिस पैदा हो गए थे, जरूरी चीज़ों के दाम पूरे वर्ल्ड में बढ़ गए थे। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ये कितना बड़ा इवेंट था। आपको याद होगा मार्च 2021 में ना MV एवर गिवन नाम का एक शिप था जो चाइना से नीदरलैंड जा रहा था और फंस गया था, सुएज कैनल में फंस गया था। आपको याद होगा ना, 2-3 साल पहले की घटना है। 6 दिनों तक सुएज कैनल बंद हो गई थी क्योंकि सब शिप फंस गया था और आने जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। 6 दिनों के अंदर अंदर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को ना $400 मिलियन का नुकसान हो गया था। लेकिन 1967 में तो 8 साल तक ये कैनल पूरी तरह से बंद थी। आज के समय में देखो 20,000 शिप इस सुएज कैनल से डेली गुजरते हैं, हर साल नहीं, डेली। ये देखो डेली 20,000 शिप गुजरते हैं। ग्लोबल ट्रेड का 12% यहीं से होके गुजरता है। वर्ल्ड ऑयल का 7% ट्रेड यहीं से होता है। लास्ट में देखो एक दो चीजें और भी आपको बताना चाहता हूं। जैसे अभी देखो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ था ना, तो हौथी रिबल्स ने सुएज कैनल से होकर जो शिप गुजर रहे थे ना उनको टारगेट करना स्टार्ट किया था, जिस वजह से भी जो ग्लोबल ट्रेड है वो इंपैक्ट हुआ था। तो बहुत बार ना सुएज कैनल का अल्टरनेटिव खोजने की कोशिश की जाती है। जैसे सुएज कैनल तो यहां से होकर गुजरती है ना, पास्ट में यूएस ने इजराइल को प्रपोजल दिया था कि एक कैनल हम ऐसी बनाते हैं जो इजराइल से होकर गुजरेगी और इजिप्ट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ये सुएज कैनल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो सोचा गया था कि ये बेन गुरियन कैनल बनाई जाए जो इजराइल से होकर निकले, मेडिटेरेनियन सी में मिले। यूएस ने यह भी बोला था इजराइल को कि न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करके हम ये कैनल बनाएंगे, जल्दी बन जाएगी। बट देखो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो आइडिया वर्थ नहीं लगा, इसलिए इसे कंटिन्यू नहीं किया गया। और ये कॉरिडोर के बारे में तो हमने पिछले हफ्ते ही डिस्कस किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक बार ये कॉरिडोर बन गया, ये भी सुएज कैनल का एक अच्छा अल्टरनेटिव इमर्ज होके आएगा, तो इंडिया को भी इससे फायदा होगा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सुएज कैनल से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो फेडरलिज्म से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इन्होंने देखो 26 अक्टूबर को ना मुंबई में दिए एक लेक्चर में ये बोला, कोई जरूरी नहीं कि हमारे देश की डेमोक्रेसी में ना जो स्टेट्स हैं वो सेंटर की सारी बातें माने। उन्होंने 1977 के सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बोला कि स्टेट और जो सेंटर है ना अपने सारे डिफरेंसेस को आयरन आउट करें, मतलब एड्रेस करें डायलॉग एंड डेलिब्रेशन की सहायता से। देखो आज के इस आर्टिकल में ना राइटर ये बोलते हैं, ये ना बहुत घिसी पिटी चीज हो गई है कि हमेशा ये बोलना कि हमारा देश जो है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, दोनों सेंटर और स्टेट आपस में कोऑपरेट करें। ये चीजें सिर्फ आइडियल चीजें हैं। क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं। वास्तव में देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो तब होगा ना जब सेंटर और स्टेट दोनों जनता के वेलफेयर के लिए काम करें। बट आमतौर पे इन दोनों को चलाने वाली जो सरकारें हैं ना वो अपने हित में ज्यादा काम करती हैं,
अगली बार हम इलेक्शन में जीत के आए, इस दृष्टिकोण के साथ वो काम करते हैं, क्रेडिट लूटने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये जो टर्म है ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये बहुत घिसी पिटी चीज हो गई है। ये एकेडमिया का फेवरेट वर्ड है, बट ग्राउंड लेवल पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक बार ना ओवरऑल हमारे देश में फेडरलिज्म का कैसा नेचर है, आजादी के बाद कैसा था, एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, फेडरलिज्म का मतलब क्या है सिंपल भाषा में? फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच में ना पावर डिवाइड है, और संविधान ने इन पावर्स को डिवाइड किया है। संविधान का 7वां शेड्यूल देखिए, लिस्ट डिवाइडेड है ना, यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट में कौन से आते हैं, और कॉन्करेंट में कौन से आते हैं। जैसे डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, ये किसके पास में है? सेंटर के पास में है। समझ गए? अब एक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसका हमने अभी इंट्रोडक्शन में डिस्कशन किया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट ना मिल के काम करते हैं, रिसोर्सेज आपस में शेयर होते हैं, और दोनों का कॉमन गोल होता है पब्लिक का वेलफेयर। जो कि हमने इंट्रोडक्शन में बात की ना, ये आइडियल चीजें हैं। जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ हमारे देश में, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। बट देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये जो एग्जाम्पल है ना जीएसटी, ये बहुत रेयरली देखने को मिला, और ये भी तब देखने को मिला जब सेंटर और स्टेट दोनों को लगा कि इससे हमें फायदा होगा, और तब देखने को मिला जब सेंटर ने ना स्टेट को ये बोला कि ना 2015-16 के लेवल से हर साल आपका रेवेन्यू 14% इंक्रीज होगा, अगर नहीं होगा तो उसका कंपनसेशन हम देंगे। इसके लिए स्पेशल एक कंपनसेशन सेस भी लगाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, याद है ना। लेकिन ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल सिर्फ कुछ ही समय के लिए देखने को मिला, बाद में तो लड़ाई हो गई फिर से सेंटर और स्टेट के बीच में। कोविड आ गया, कोविड के दौरान सेंटर ने तो बोल दिया ये एक्ट ऑफ गॉड है, तो मतलब जो हमने वादा किया था कि इतना हम कंपनसेशन देंगे उतना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू ओवरऑल ही कम हो गया है। बाद में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके भी बहुत टकराव देखने को मिला सेंटर और स्टेट के बीच में। अब एक और मॉडल है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या होता है? स्टेट्स आपस में देखो कंपटीशन करते हैं। एक तरफ स्टेट्स के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है, हॉरिजॉन्टल कंपटीशन, और दूसरी तरफ सेंटर और स्टेट के बीच में भी कंपटीशन देखने को मिलता है। ज्यादा तो विभिन्न स्टेट्स के बीच में देखने को मिलता है। जैसे देखो, आज के समय में आपको पता है टेस्ला कंपनी किस राज्य में अपना प्लांट लगाएगी, इसके लिए कंपटीशन है। महाराष्ट्र में लगाएगी, गुजरात में लगाएगी। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, कहां स्टैब्लिश होगी? कंपटीशन है महाराष्ट्र गुजरात के बीच में। किसी कार मेकिंग कंपनी को अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, कंपटीशन है। मतलब देखो, विभिन्न राज्य ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे राज्य में आनी चाहिए। हम आपके लिए इतना इंसेंटिव देंगे, हम पॉलिसीज बहुत ज्यादा इजी बना देंगे, आप हमारे राज्य में आके इन्वेस्ट तो कीजिए। ये कोशिश होती है विभिन्न राज्यों की। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अक्सर हम ये टर्म सुनते हैं ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप एक बात बताओ, क्या आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था? इसका आंसर है बिग नो, नहीं था। आजादी के बाद तो पूरे देश में ऑलमोस्ट एक ही पार्टी की सरकार थी, वन पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी रूल जिसे कहते हैं, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय देखो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी, 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, स्टेट की कुछ नहीं चलती थी, कोई कोऑपरेशन नहीं था, बस सेंटर ने जो बोल दिया वो चीजें मान ली जाती थी। समझ गए? उस समय फेडरलिज्म काफी वीक था। लेकिन बाद में धीरे धीरे रीजनल पार्टीज का इमरजेंस हुआ, अलग अलग पार्टीज की सरकारें बनने लगी, मतलब रीजनल पार्टीज का इमरजेंस हुआ। और देखो, असली जो फेडरलिज्म मजबूत हुआ ना, वो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हुआ। हमारे देश में 1990-91 में एलपीजी रिफॉर्म आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी, स्टेट्स को ऑटोनमी मिली, स्टेट्स कुछ कर सकते थे, और उसी समय कंपटीशन बढ़ा विभिन्न राज्यों के बीच में, और रीजनल जो पार्टीज थी वो और ज्यादा पावरफुल हो गई। बट अभी देखो, एक बार फिर से काफी सारी प्रॉब्लम्स सेंटर और स्टेट्स के बीच में आ रही हैं। जैसे दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं बार बार। अभी केरला और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की कि इस प्रकार से केरला की सरकार उधार ज्यादा नहीं ले सकती, बोरोइंग लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई, जिसका विरोध केरला की सरकार ने किया। फाइनेंस कमीशन कैसे फंड डिवाइड करती है यूनियन और सेंटर के बीच में, इसको लेके बार बार प्रॉब्लम आती है।
स्टेट्स को देखो ये लगता है कि हमें ना कम शेयर मिलता है और सेंटर ज़्यादा शेयर ले जाता है। सेंटर कहता है कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, दोनों को बांटना पड़ेगा। जीएसटी कंपनसेशन पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हुए, स्टेट्स ने बोला जीएसटी कंपनसेशन जारी रहना चाहिए, तो ये सारे कन्फ्लिक्ट सामने आए। ये कन्फ्लिक्ट्स देखो ना इसलिए आते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो मैकेनिज्म है ना जिनके तहत सेंटर और स्टेट आपस में मिलके बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो मैकेनिज्म ना हमारे देश में काफ़ी वीक है। रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती हैं। जैसे एक है इंटर स्टेट काउंसिल जो 1990 में बनी थी, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अब इंटर स्टेट काउंसिल की रेगुलर मीटिंग होती ही नहीं है। स्कोप काफ़ी ज़्यादा था बट ये बॉडी यूज ही नहीं होती है। नीति आयोग बना था प्लानिंग कमीशन को हटा के। अब बोला यह गया था कि नीति आयोग जो है वो स्टेट्स को वॉइस देगा, आवाज देगा, रेगुलर मीटिंग्स होंगी। बट कई बार आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी खुद नहीं आएंगी, किसी अपने मिनिस्टर को भेज देंगी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में क्या इक्वेशन है उसका बहुत फर्क पड़ता है कि नीति आयोग में वो पार्टिसिपेट करने आएंगे नहीं आएंगे। पॉइंट ये है चाहे वो नीति आयोग हो या इंटर स्टेट काउंसिल हो, ऐसे मैकेनिज्म नहीं है जिनके थ्रू सेंटर और स्टेट के बीच में ना रेगुलर बातचीत होती रहे, डेलिब्रेशन होता रहे, डायलॉग होता रहे, डिस्कशन होता रहे। वो रेगुलर मैकेनिज्म नहीं है, वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो आवश्यकता देखो ये है, अगर मतलब बात करें कि कौन सी चीजें हमें ठीक करनी है देश के फेडरलिज्म में। जैसे देखो फाइनेंस कमीशन है, हर 5 साल बाद गठित होता ही है, होता है ना, जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में रेवेन्यू को डिवाइड करता है, विभिन्न राज्यों के बीच में रेवेन्यू को डिवाइड करता है। तो ऐसी बॉडीज दूसरे एरियाज में कोऑपरेशन करने के लिए क्यों नहीं हो सकती? अभी दिक्कतें इसलिए आती हैं कि कुछ चीजें ना तय नहीं है। जैसे बोरोइंग लिमिट वाली चीज थी, उस पर कुछ कंफ्यूजन था, तभी केरला की सरकार विरोध कर रही है। दोनों की इंटरप्रिटेशन अलग अलग हैं। या तो देखो इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो सब कुछ, मतलब डिस्क्रिशन का स्कोप ही ना हो, इंटरप्रिटेशन इधर उधर करने का स्कोप ही ना हो, हर चीज आप स्पेसिफिकली डिफाइन कर दो, क्या सेंटर कर सकता है, क्या स्टेट कर सकता है। जितनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी ना, जितनी ज्यादा चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी, तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में टकराव नहीं बढ़ेगा। समझ गए? पॉइंट फिर से बोलता हूं एक लाइन में कि आप ना जितना ज्यादा चीजें क्लियरली स्पेसिफिकली डिजाइन करोगे, डिफाइन करोगे ना, उतना ही टकराव कम होगा। कुछ चीजें जो इमीडिएट बेसिस पे की जा सकती हैं, रेगुलर सेंटर स्टेट मीटिंग्स इमीडिएट बेसिस पे की जा सकती हैं। ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन शेयर हो सेंटर और स्टेट्स के बीच में। अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो क्विकली उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का प्रोविजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डिस्प्यूट लटकता रहे काफी सालों तक। जैसे डीलिमिटेशन का इशू है, अभी तक यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है हम क्या करने वाले हैं। स्टेट्स के साउदर्न पार्ट के स्टेट्स के कंसर्न को एड्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं बोला है अभी तक यूनियन ने, जो कि गलत है। फिर देखो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स कैसे लाए जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन बॉडी होनी चाहिए और स्टेट ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सेंटर को। जो हमारे देश में संस्थान हैं उनको और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। वो बायस्ड होकर काम ना करें सेंटर की तरफ, वो निष्पक्ष होकर काम करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो फाइनेंस कमीशन है, चाहे वो कैग जैसी बॉडीज हैं, सब। और देखो राइटर एक चीज ये बोलते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में या फिर विभिन्न राज्यों के बीच में कोई जरूरी नहीं हमेशा कोऑपरेशन ही हो। कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कन्फ्लिक्ट भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी मजबूत वो होती है जो उस कन्फ्लिक्ट को भी आसानी से रिजोल्व कर ले जाए। मतलब रिजोल्व करने के प्रोविजन होने चाहिए। कन्फ्लिक्ट होना बुरी बात नहीं है, आएगा ही कन्फ्लिक्ट। दो भाइयों के बीच में, आपस में भाई बहनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है बचपन में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब इस आर्टिकल में देखो आप ना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कोट कीजिए, स्पेसिफिक लिखना हो तो। इस आर्टिकल में तो कम दिए गए थे, लेकिन वैल्यू एडिशन के लिए आप संविधान के प्रोविजंस कोट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कोट कीजिए। हमेशा एक बैलेंस्ड व्यू प्रेजेंट करो, ना स्टेट्स की तरफ झुकाव ना यूनियन की तरफ झुकाव। एक बैलेंस्ड व्यू हमेशा कंक्लूजन में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में ग्रोइंग डायबिटीज एपिडेमिक से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वर्ल्ड में ना 1990 में 200 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटीज से पीड़ित थे।
बट देखो अब पूरे वर्ल्ड में ना 2022 में आते आते 800 मिलियन जो लोग हैं वो डायबिटीज से पीड़ित हो चुके हैं। अडल्ट्स में डायबिटीज के जो केसेस हैं 1990 में 7% थे, 2022 में बढ़ के 14% हो गए हैं। ये डेटा देखो लांसेट में पब्लिश हुआ है 13 नवंबर को। और सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस वाला देश जानते हो कौन सा है? हमारा देश भारत। भारत में डायबिटीज़ के 2022 में 212 मिलियन केसेस। चाइना में इसके बाद दूसरे नंबर पे 148 मिलियन पेशेंट्स डायबिटीज़ के। अगर बात करें 30 साल से ज़्यादा अनट्रीटेड डायबिटीज़ के केसेस, इस मामले में भी इंडिया टॉप पे है। 30 साल से ज़्यादा लेकिन एज 30 साल से ज़्यादा लेकिन डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ऐसे केसेस हमारे देश में 133 मिलियन, जबकि चाइना में ऐसे केसेस सिर्फ 78 मिलियन। देखो एक रीज़न जिसकी वजह से डायबिटीज़ के केसेस की संख्या बढ़ गई है ना, वो है टेस्ट। इस बार देखो 3 तरह का टेस्ट का एनालिसिस किया गया है डायबिटीज़ के केसेस की संख्या पता लगाने के लिए। पहला तो ये है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, ये वाला टेस्ट है। इसमें क्या होता है, जैसे रात को कुछ नहीं खाया, 8 घंटे तक फास्टिंग हुई, कुछ नहीं खाया, सो गए और सुबह उठते ही टेस्ट कर लिया। अगर ग्लूकोज 7.0 ये जो यूनिट है इससे ज़्यादा मिलता है ना, तो इसका मतलब डायबिटीज़ है। एक तो इस टेस्ट का सहारा लिया गया। दूसरा HbA1c, इसमें क्या होता है, लगातार 3 महीने तक, जैसे कार की लगातार 3 महीने तक माइलेज चेक की जाती है ना, और फिर पता लगता है कि एवरेज माइलेज कितनी है, तो उसी प्रकार से HbA1c में ना लगातार 3 महीने तक जो ग्लूकोज है चेक किया जाता है। अगर 6.5% या फिर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब डायबिटीज़ है। तो ये दूसरा टेस्ट। तीसरे नंबर पर यह देखा गया, अगर कोई पेशेंट देखो डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं तो इसका मतलब उसको डायबिटीज़ है, सीधी सी बात है। तो इस बार देखो 3 टेस्ट का इस्तेमाल किया गया। पहले जो स्टडीज़ होती थी, डेटा इकट्ठा किया जाता था, उसमें सिर्फ एक टेस्ट होता था, ये वाला 8 घंटे फास्टिंग की, सुबह उठते ही ग्लूकोज टेस्ट कर लिया, सिर्फ इसी टेस्ट का सहारा लिया जाता था। बट अब टेस्ट ज़्यादा यूज़ हुए हैं तो डायबिटीज़ की केसेस की संख्या ज़्यादा मिली है। राइटर बोलते हैं, चलो देखो मान लिया आपको डेटा पे यकीन नहीं है, आपको लग रहा है डेटा में गड़बड़ी है, बट देखो इतना आप जरूर मानोगे कि एब्सोल्यूट जो केसेस की संख्या है ना डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ चुके हैं, इतना तो आप मानोगे। और ये बात देखो सच भी है। अनहेल्दी फूड आज के समय में काफ़ी खाया जाता है, और हाई कैलोरी वाला फूड जो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होता है या फिर सैचुरेटेड फैट जिसमें ज़्यादा होता है, अब इन सब चीज़ों की वजह से ना डायबिटीज़ के पेशेंट्स ज़्यादा सामने आने लगे हैं। और लोग आजकल बैठने वाला लाइफस्टाइल ज़्यादा फॉलो करते हैं, कुछ करना नहीं है, बस आलस आराम करना है, और डेली जो एक्टिविटीज़ हैं वो ना के बराबर हैं। तो इस वजह से डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है टोबैको का जो रोल है ना, वो भी डायबिटीज़ इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नवंबर 2023 की रिपोर्ट कहती है सिगरेट पीने से ना डायबिटीज़ के आने के चांसेस ना 30 से 40% बढ़ जाते हैं। मतलब एक तो वो पेशेंट है जो सिगरेट पीता है, 30 से 40% चांसेस हैं कि डायबिटीज़ डेवलप होगा। जो नहीं पीता है उसके इतने परसेंट चांसेस कम हैं। और जो निकोटीन है ना, जो टोबैको में यूज़ होता है, सिगरेट्स वगैरह में यूज़ होता है, निकोटीन क्या करता है, उन बीटा सेल्स को नुकसान पहुंचाता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ देखो, अब आपको पता है इंसुलिन बॉडी में ना ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। अगर उन्हीं सेल को नुकसान पहुंचा दिया जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर वो इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा, ब्लड शुगर लेवल अच्छे से रेगुलेट नहीं होगा, ये दिक्कत है। और इसके साथ साथ देखो निकोटीन जो है ना वो टोबैको प्रोडक्ट्स में यूज होता है, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस भी पैदा करता है। मतलब बॉडी में इंसुलिन होगा भी तो भी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, ब्लड शुगर को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। टोबैको प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन को छोड़ने से देखो जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के जो केसेस हैं, इनका जो रिस्क है वो भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है ना, अगर इसको भी अच्छे से मैनेज किया जाए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब प्रेग्नेंट वुमेन में जब डायबिटीज़ आ जाती है ना प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। अगर देखो इसको अच्छे से मैनेज कर लिया जाए ना, तो बाद में फिर मदर और बच्चे में डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो 133 मिलियन लोग जिनकी एज 30 साल से ज़्यादा वो अनट्रीटेड हैं हमारे देश में, मतलब डायबिटीज़ से पीड़ित हैं लेकिन अनट्रीटेड हैं।
तो ऐसे में देखो हमें ना डायबिटीज से निपटने के लिए ज़्यादा प्रयास करने होंगे अगर हमें 2030 का WHO का टारगेट अचीव करना है, जिसमें ये बोला गया था कि 80% जो लोग हैं वो डायबिटीज़ से डायग्नोस किए गए हों 2030 आते आते, और 80% लोग जो डायबिटीज़ से डायग्नोस किए गए हैं उनमें ब्लड शुगर लेवल का अच्छा कंट्रोल है। ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल का अच्छा कंट्रोल है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पूरी कहानी समझते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे ना, उससे पहले हमारे देश में लाखों करोड़ों ट्राइबल्स जंगलों में रह रहे थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की सहायता से। यानी जंगल के एक एरिया को क्लियर करते, वहां पे खेती करते, छोड़ देते, फिर दूसरे किसी एरिया को क्लियर करते, और इवन फॉरेस्ट के रिसोर्सिस का इस्तेमाल कर रहे थे अपना जीवन चलाने के लिए। फॉरेस्ट के रिसोर्सिस जैसे शहद हो गया, लकड़ी हो गई, इनका इस्तेमाल काफ़ी आसानी से कर रहे थे। इवन उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजाओं के जंगलों में हंटिंग राइट्स तो हुआ करते थे, शिकार करने के लिए आते थे राजा महाराजा वहां पे, लेकिन बावजूद इसके लोकल कम्युनिटीज भी वहां पे चैन से रह रही थी और फॉरेस्ट रिसोर्सिस का फायदा उठा रही थी। लेकिन फिर हमारे देश में अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों के आने के बाद ट्राइबल्स जो कई सारी जनरेशन से, सैकड़ों सालों से रह रहे थे जंगलों में, अब उनका जीवन डिसरप्ट होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखो अंग्रेज तो लालची थे, उनको लगा कि फॉरेस्ट में जो लकड़ी है, जैसे टिम्बर है, इनको बेच के बहुत फायदा कमाया जा सकता है, बहुत रेवेन्यू कमाया जा सकता है। तो उन्होंने ना एक एक्ट बनाया 1878 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इस एक्ट के बनने के बाद जो ये जंगल थे ना, ये स्टेट की प्रॉपर्टी हो गए, स्टेट का इन पे हक हो गया। अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम क्या था? इस डिपार्टमेंट का काम यह था ज्यादा से ज्यादा टिम्बर को इकट्ठा करना जंगलों से और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाना। यह काम दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। इसके अलावा यह भी काम दिया गया, अगर कोई लोकल कम्युनिटी फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है, फॉरेस्ट में घुसता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोच के देख रहे हो, सदियों से ट्राइबल्स यहां पे रह रहे थे, जंगलों में खेती कर रहे थे, फॉरेस्ट रिसोर्सिस की सहायता से अपना जीवन चला रहे थे। एक ही झटके में जब ब्रिटिशर्स ये एक्ट लेके आए 1878 का, वो ट्राइबल्स जो यहां सदियों से रह रहे थे वो ट्रेसपासर हो गए। मतलब उनके पास अधिकार ही नहीं इवन फॉरेस्ट में घुसने का। तो काफी इनजस्टिस हुआ। इनजस्टिस देखो काफी प्रकार से हुआ। सबसे पहली चीज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया। चलो माना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन ठीक नहीं था इकोलॉजी के लिए, लेकिन बाद में ट्राइबल्स ने जब बोला कि देखो सदियों से हम यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे खेती करते आ रहे हैं, तो सर्वे करवाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड का जो सर्वे हुआ ना, और जो सेटलमेंट हुआ फाइनली, वो काफी बायस्ड था, वो इनकम्प्लीट था। बहुत सारे ट्राइबल्स को मना कर दिया गया कि नहीं, यहां पे आपने खेती नहीं की है, आप यहां पे नहीं रहते थे, उनको भगा दिया गया वहां से। तीसरा, अब अंग्रेजों को पता था कि यहां से लकड़ी वगैरह इकट्ठा करना है फॉरेस्ट से और उनको बेचना है, तो देखो लेबर की आवश्यकता है। अब फॉरेस्ट में लेबर लाएंगे कहां से? इसलिए सदियों से जो ट्राइबल्स यहां पे रहते आए थे ना, उनको बोला गया कि ठीक है, हम आपको फॉरेस्ट का लैंड लीज पर दे देंगे एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन बदले में आपको ना कंपल्सरी लेबर करनी होगी हमारे लिए आपको काम करना होगा, हम जो बोलेंगे वो करना होगा। तो इस प्रकार से ना एग्रीकल्चर लैंड फॉरेस्ट में लीज पर दिया गया ट्राइबल्स को, और फॉरेस्ट विलेज बनाए गए। फॉरेस्ट विलेज मतलब वो जगह जहां पे एग्रीकल्चर लैंड को लीज पर दिया गया, बदले में कंपल्सरी लेबर। चौथा ये हुआ, पहले जो ट्राइबल्स फॉरेस्ट रिसोर्सिस का यूज करते थे, जैसे लकड़ी का, फ्रूट्स, शहद, इन सबको इकट्ठा किया करते थे, लेकिन अब चूंकि सारे फॉरेस्ट स्टेट की प्रॉपर्टी हो गए, तो ट्राइबल्स बेचारे जो थे वो ब्यूरोक्रेसी की दया पर आ गए। लोकल ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड करता कि वो ट्राइबल्स को अलाउ करते या नहीं करते फॉरेस्ट रिसोर्सिस का यूज करने के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में पुलिस पावर्स आ गई, तो ट्राइबल्स हमेशा डर डर के रहते। जो चीज वो पहले आसानी से कर रहे थे, अब वो बिल्कुल लोकल ब्यूरोक्रेसी की दया पर आ गए। मतलब जो चीज पहले उनका अधिकार थी,
अब वो अधिकार नहीं होगा बल्कि एहसान हो गया स्टेट का कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करने दे रहे हैं। नेक्स्ट चीज, लोकल कम्युनिटी का ना, फॉरेस्ट में जो कम्युनिटीज रहती थी, फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स रहते थे, अब उनका राइट खत्म हो गया कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है। पहले ट्राइबल्स मिलकर डिसाइड करते थे कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, बट अंग्रेजों के आने के बाद कम्युनिटी राइट्स छिन गए। यानी लोकल ट्राइबल्स की कम्युनिटी नहीं डिसाइड करेगी कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के आने के बाद इनजस्टिस हुआ, देश आजाद होता है इसके बाद। लेकिन देखो, आजादी के बाद भी एकदम से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट किए गए थे ना। इस आबादाबी में, इस जल्दबाजी में, प्रिंसली स्टेट्स में जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, उनको इंडिया में शामिल किया गया एज ए स्टेट प्रॉपर्टी। मतलब ट्राइबल्स के लिए तो सिचुएशन ज्यों की त्यों रही। आजादी मिलने के बाद भी उनको तो राइट्स नहीं मिले। जैसा सिस्टम अंग्रेजों के समय था वैसा ही सिस्टम अभी था। बाद में देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन में ना इस चीज पे जोर था कि ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन उगाया जाए, तो फॉरेस्ट लैंड को ना लीज पर दिया गया ग्रो मोर फूड कैंपेन के तहत। बट देखो, लीज पर दिया गया फॉरेस्ट लैंड को ज्यादा फूड ग्रेन उगाने के लिए, इस चीज को ना कभी रेगुलराइज नहीं किया गया। मतलब कि लोकल ट्राइबल्स को ही लैंड दे दिया जाए फॉरेस्ट का खेती करने के लिए, इसे कभी रेगुलराइज नहीं किया गया। कई बार ऐसा होता कि बड़े बड़े डैम बनाए गए आजादी के बाद, लेकिन डैम बनने की वजह से जो ट्राइबल्स डिस्प्लेस हुए जंगलों से, उन्हें किसी दूसरी जगह पर लैंड नहीं दिया गया, और इसके अलावा उन्हें कोई और लाइवलीहुड का सोर्स नहीं दिया गया। मतलब फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा जैसा कॉलोनियल ईरा में होता था। कुछ एक्ट्स आए जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इन्होंने भी देखो बल्कि और ज्यादा इनजस्टिस किया ट्राइबल्स के साथ में जो जंगलों में रहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में यह प्रोविजन किया गया, अगर कोई फैक्ट्री लगने की वजह से फॉरेस्ट लैंड फैक्ट्री के लिए यूज होता है ना, तो फैक्ट्री को ना उतने ही जंगल, उतना ही पेड़ किसी दूसरी जगह पर उगाना पड़ेगा, उसके लिए उतना ही पैसा देना पड़ेगा। राइटर कहते हैं चलो ये तो ठीक है, आप जितना फॉरेस्ट का लैंड गया है उसको किसी दूसरी जगह पे उगाओगे या फिर पैसा दोगे, लेकिन आप ये भी तो बताओ ना, लोकल ट्राइबल्स, लोकल लोग जिनका लाइवलीहुड गया है जंगलों की वजह से, उनके लिए आपने क्या प्रोविजन किया इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में? आंसर है नो, कुछ नहीं किया ट्राइबल्स के लिए। एक और तरह का इनजस्टिस देखिए, जब देखो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाती है तो उसमें रहने वाले लोगों को वहां से बोल दिया जाता था कि आप चले जाइए, अब इसको नेशनल पार्क बनाया जा चुका है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा चुकी है, आप इस जगह को छोड़ के चले जाइए। कहीं भी उन्हें रीसेटल नहीं किया जाता था, कहीं और जगह लैंड नहीं दिया जाता था, उनके लाइवलीहुड का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। यह इनजस्टिस चलता रहा। फिर देखो इस प्रकार के सारे इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए 2006 में एक एक्ट आता है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। कोशिश तो होती है कि पास्ट में जो इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको एड्रेस किया जाए। कुछ कुछ अच्छे अच्छे प्रोविजन थे इस एक्ट में। जैसे देखो वो ट्राइबल्स जो 2005 दिसंबर से यहां पे खेती कर रहे हैं, 4 हेक्टेयर तक की जमीन पर उनका जो राइट था, इंडिविजुअल राइट था, उसे स्वीकार किया गया, सरकार की तरफ से एक्नॉलेज किया गया। इसके अलावा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब ये माना गया कि लोकल कम्युनिटी के पास में, लोकल जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है उनके पास में पूरा अधिकार है ये डिसाइड करने का कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है। फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करने का मतलब ये है, फॉरेस्ट की जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको कैसे यूज किया जाएगा, क्या उसको बेचा जाएगा, ये सारे डिसीजंस लेने का अधिकार दिया गया लोकल कम्युनिटी को, विलेज कम्युनिटीज को। पहले एक जो इनजस्टिस होता था कि सरकार कुछ भी स्टार्ट कर देती, डैम बना देती या फिर माइनिंग स्टार्ट हो जाती और पूछा नहीं जाता था लोकल ट्राइबल कम्युनिटी से। तो 2006 के एक्ट में प्रोविजन किया गया कि ग्राम सभा की कंसेंट लेना जरूरी है वहां पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। नियमगिरी हिल्स पे ना माइनिंग होनी थी, वेदांता के द्वारा की जानी थी, लेकिन लोकल कम्युनिटी ने ना, यानी ग्राम सभा ने कंसेंट देने से मना कर दिया, लेकिन सरकार माइनिंग स्टार्ट करवाना चाहती थी। मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि जब तक लोकल ग्राम सभा कंसेंट नहीं देगी आप यहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अधिकार था, ग्राम सभा की कंसेंट जरूरी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। ये देखो नियमगिरी वाला केस जो मैंने आपको बताया।
राइटर कहते हैं देखो ये सारे अच्छे अच्छे प्रोविजंस तो थे, लेकिन फिर भी ना इस एक्ट की जो इंप्लीमेंटेशन हुई है ना अभी तक कोई बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुई है, बहुत सारे गैप्स हैं। सबसे पहली चीज इंडिविजुअल राइट्स वाला जो प्रोविजन था कि 2005 दिसंबर से पहले जो ट्राइबल्स यहां पे खेती कर रहे हैं उनके अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब इस चीज को ना बहुत बार जो राइट्स थे ना इंडिविजुअल राइट्स उनको रिजेक्ट कर दिया गया, पेपर्स की कमी, अवेयरनेस की कमी, या फिर यूं बोल दिया गया कि टेक्नोलॉजी की सहायता से आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए लेकिन वहां पे कनेक्टिविटी नहीं आती। ये सारी जो चीजें हैं रोड ब्लॉक्स हैं इंडिविजुअल राइट्स को रिकॉग्नाइज करने में बहुत बार। हालांकि देखो इसका दूसरा पक्ष भी है, कुछ लोगों ने ना भड़का दिया ट्राइबल्स को कि आप दूसरी जगह खेती करना स्टार्ट कर दीजिए, वो भी आपकी जमीन बन जाएगी। इस प्रकार की चीजें भी हुई, मतलब फ्रॉड भी हुए। फिर राइटर कहते हैं देखो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी जो है ना अभी भी रिलक्टेंट है लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटी को उनके राइट्स देने में। अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही तय करता है कि लोकल कम्युनिटीज को क्या करने का अधिकार है, क्या नहीं करने का अधिकार है। जबकि 2005 के एक्ट में तो लोकल कम्युनिटी को फॉरेस्ट राइट्स मिल गए ना, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं उनके पास में, लेकिन नहीं, जमीन पर नहीं है। अभी भी फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी जो है वो पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये लगता है कि लोकल कम्युनिटी को हमने पावर दे दी ये डिसाइड करने की कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है, कल को उन्हें रीसेटल करना हुआ तो वो रीसेटल नहीं होंगे अच्छे से जल्दी से। और एक चीज ये भी देखो, पावर हर किसी को चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी पावर ये जाने नहीं देना चाहता। तो कायदे से देखो कुछ ही स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जिन्होंने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। अदरवाइज देखो बाकी जगहों पर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स लोकल कम्युनिटीज को नहीं दिए गए हैं। समझ गए? अभी भी देखो पूरी तरह से राइट्स नहीं मिले हैं, यानी इन्फोर्समेंट 2006 के इस एक्ट का अच्छा नहीं है। जहां अवेयरनेस की कमी है, अभी भी रिजेक्शन क्लेम्स काफी ज्यादा है, अभी भी फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी रिलेक्टेंट है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन लोकल कम्युनिटीज को टेक्नोलॉजी यूज नहीं करने आती, वहां पे कनेक्टिविटी काफी कम है। तो पॉलिटिकल विल चाहिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स को राइट्स देने के लिए, जंगलों में रहने वाले लोकल ट्राइबल्स को राइट्स देने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सुएज कैनल वाला क्वेश्चन देखो 1956 में यूपीएससी ने पूछ लिया था, 2014 में जो मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए आज। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।